हेलो फ्रेंड्स, आज के इस YouTube लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित वर्मा और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ फूड। फूड जो कि हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारे जीवन को चलाने के लिए जितनी भी ऊर्जा है वो हमको भोजन से ही मिलती है। और जिस प्रकार से हमें पता है कि किसी भी प्रकार की मशीनरी को या इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए हमें उसे ऊर्जा देनी पड़ती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक मशीनरी है और इस मशीनरी को चलाने के लिए हमको भोजन लेना पड़ता है और भोजन की आवश्यकता है ऊर्जा के लिए। अब ये भोजन कहाँ से आता है, कैसे बनता है, हम इसको लेकर के कैसे कंज्यूम करते हैं और इससे हम ऊर्जा का निर्माण कैसे करते हैं, ये सब एक बहुत आसान सी केमिस्ट्री है। और ये भोजन भी बहुत सारे केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है। तो हम सारी केमिस्ट्री, सारा केमिकल्स और सारी रिएक्शंस धीरे धीरे से इसमें स्टडी करेंगे कि भोजन कैसे बना और बनने के बाद हमने कैसे कंज्यूम किया और कंज्यूम करने के बाद हमको ऊर्जा कैसे मिली उससे। और ये ऊर्जा का जो कन्वर्जन हो रहा है, इस कन्वर्जन की शुरुआत कहाँ हुई और कहाँ तक ये ऊर्जा का कन्वर्जन होकर के गया, ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और साथ में चूँकि फूड के बहुत सारे पार्ट्स हैं तो हर पार्ट के लिए अलग अलग एक लेक्चर बनेगा और उस लेक्चर में उस पर्टिकुलर फूड पार्ट की जितनी भी केमिस्ट्री है और उसकी बायोलॉजी, वो सारा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री ऑफ फूड। चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री ऑफ फूड। तो फूड की केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है? फूड की केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि फूड की रिक्वायरमेंट हमको क्यों है। फूड की रिक्वायरमेंट हमको, कोई भी मशीन अगर चलती है तो मशीन को चलने के लिए क्या चाहिए? मशीन को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। उसी तरीके से हमारा शरीर भी एक मशीन, एक लिविंग मशीन है और लिविंग मशीन को चलने के लिए भी इसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अब हमको जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमको मिलती है, ये देखिए, वो एनर्जी हमको मिलती है फूड से। भाई जिस प्रकार से मोटरसाइकिल को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालना है, पंखा चलाने के लिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी का करंट देना है, उसी तरीके से लिविंग बीइंग को चलने के लिए भोजन करना है और उस भोजन से उसको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। अब इस ऊर्जा से हमारे शरीर में क्या क्या काम होते हैं पहले ये देखना है। तो इस ऊर्जा से, एनर्जी से सबसे पहले तो हमारी जो शारीरिक जो एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दो कैटेगरी की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके बाद फिर हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ, ये दो तरीके की ग्रोथ होती है, एक तो फिजिकल ग्रोथ होती है, दूसरी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। फिजिकल ग्रोथ में छोटा बच्चा धीरे धीरे भोजन करते करते, ऊर्जा लेते लेते बड़ा हो जाता है। और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, एनिमल एक से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। अगर एक कोश की जीव है तो एक से वो एक कोशिका बार बार डिवाइड होती है। बहुकोश की जीव हैं तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अपने नंबर बढ़ाते हैं। तो ग्रोथ जो हो रही है वो एक तो फिजिकल है, फिजिकल ग्रोथ है, और दूसरा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है। दो तरीके की ग्रोथ होती है। ग्रोथ के बाद फिर एनर्जी से हमारे शरीर में और क्या हो रहा है? रिपेयर हो रहा है। कोई टिश्यू बॉडी का अगर डैमेज हो गया है, कहीं पर रिपेयरिंग की आवश्यकता है, तो उस रिपेयर के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब सारी ऊर्जा हमको कहाँ से मिल रही है? फूड से मिल रही है। अच्छा, फूड के बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट्स अगर जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है ऊर्जा की, उस आवश्यकता के हिसाब से अगर हम उसको ले रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी बैलेंस डाइट है। और बैलेंस डाइट से हमको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। जब ये डाइट बैलेंस्ड नहीं रह जाती है, इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, यानी जो न्यूट्रिशन हमारे शरीर को चाहिए वो न्यूट्रिशन अगर हमको नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय जो बॉडी की कंडीशन हो जाती है उसको बोलते हैं अब बॉडी को माल न्यूट्रिशन हो रहा है या माल नरिशमेंट हो गया। तो ये तो बात हो गई ऊर्जा की और भोजन की, कि भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर में क्या है। आगे देखते हैं। अब भोजन, तो भोजन शुरू करें, फूड शुरू करें, उसके पहले हम एक बार अपने लाइफ का जो लाइफ चार्ट है वो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो जैसे हमको पता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ सेल, सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी सिस्टम की यूनिट उसको कहा जाता है जिसके अंदर उस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सारी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल होता है और वो सबसे छोटा पार्ट होता है। तो हमारी बॉडी की जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो यूनिट है वो क्या है? वो सेल है, यूनिट। कोई एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर सारे वो काम होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं काम, तो सेल यूनिट है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक सेल्स मिल करके क्या बना देती हैं? टिश्यू बना देती हैं। कुछ टिश्यूज़ मिल करके ऑर्गन बना देते हैं, कुछ ऑर्गन्स मिल करके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, और सारे ही ऑर्गन सिस्टम मिल करके ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम
ह्यूमन बीइंग बन गए, हम बन गए ह्यूमन बीइंग, होमोसेपियंस जिसका बायोलॉजिकल नेम है। ठीक, अब ये सेल बनी तो सेल का कंस्टिट्यूशन कैसा हुआ? सेल के अंदर भी छोटे छोटे बहुत ऑर्गन होते हैं। अब वो सेल के ऑर्गन है बहुत छोटे हैं इसलिए उसको ऑर्गेनील बोलते हैं, और सेल के अंदर होते हैं इसलिए उसको हमने कहा सेल ऑर्गेनील्स। तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनील्स है, जैसे कि न्यूक्लियस है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स। अब सेल ऑर्गेनील्स कैसे बने? सेल ऑर्गेनील्स बने, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं जिससे सेल का स्ट्रक्चर बना, उनको हमने कहा कि दीज आर बायोमोलिक्यूल्स, दीज आर बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स का सोर्स हमारी बॉडी के अंदर क्या है? इस बायोमोलिक्यूल का सोर्स हमारी बॉडी के अंदर फूड है, इसलिए हमको फूड लेना है और फूड से हमको न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसको हमने कहा कि ये हमारी बॉडी का, ये हमारे जो ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बीइंग, उसका ये लाइफ चार्ट है कि कैसे बायोमोलिक्यूल हमको फूड से मिलते हैं और उस बायोमोलिक्यूल से सेल ऑर्गेनिल, सेल ऑर्गेनिल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। एक्चुअली हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी। और बायोलॉजी हमने कहा है कि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लिविंग बींग्स, जितने भी जीव हैं इस दुनिया में उनकी सबकी स्टडी हम करते हैं, लिविंग्स की स्टडी हम करते हैं बायोलॉजी में। फिर बायोलॉजी को हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है, बायोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं बॉटनी और दूसरे को हम कहते हैं जूलॉजी। अब इसका डिवीज़न किस आधार पर किया गया, इसका आइडिया है आपको? इसका डिवीज़न भी किया गया है फूड के आधार पर। बॉटनी और जूलॉजी, इसका डिवीज़न जो है वो फूड के आधार पर किया गया। बॉटनी में हम उन लिविंग बीइंग के बारे में पढ़ते हैं जो कि अपना फूड, अपना भोजन बनाने की क्षमता स्वयं रखते हैं, इसलिए हमने उनको कहा है कि दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर प्रोड्यूसर्स बॉटनी में। और उन्हीं को हमने कहा है कि दे आर प्लांट्स, दे आर प्लांट्स, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जूलॉजी में हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स, दे आर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स, दे आर कंज्यूमर्स। और इसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की, कि कोई भी एनिमल अपनी बॉडी के अंदर अपना भोजन नहीं बना सकता, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं जिनको भी हम बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स, और वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब देखते हैं कि ये फूड कैसे बनता है और क्या होता है। जैसे कि बायोलॉजी की और साइंस की जो फंडामेंटल डेफिनेशन है और जो सबसे पहला मूलभूत सिद्धांत है विज्ञान का, वो ये कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा नियत है। ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ ऊर्जा को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर भोजन के रूप में भी यही हो रहा है। ये भोजन किसी दूसरी ऊर्जा का परिवर्तन है, उस परिवर्तन से भोजन मिला, और भोजन को जब हमने ग्रहण किया, हमने जब फूड लिया, तो उस फूड को हमने फिर से दूसरे ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब प्लांट्स के अंदर देखते हैं, बिकॉज प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, तो प्लांट के अंदर वो भोजन बनता कैसे है। ठीक, तो प्लांट में हमने देखा कि प्लांट में एक रिएक्शन होती है, एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो, और इसके बाद प्लांट अपनी जड़ों से लेता है वाटर। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको हमने कहा है कि दिस इज ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज। और बाई प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, अब ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल करके ग्लूकोज बना और यहाँ पर ऑक्सीजन बनी। इस रिएक्शन का नाम है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब इसका नाम फोटोसिंथेसिस क्यों रखा गया? सबसे पहले तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको करने के लिए इस रिएक्शन को ऊर्जा देनी पड़ती है। अब इस रिएक्शन को ऊर्जा देनी है, तो इस रिएक्शन को देने के लिए ऊर्जा कहाँ से आ रही है? वो ऊर्जा आ रही है सनलाइट से, ये ऊर्जा आ रही है सनलाइट से। और सनलाइट से जो ऊर्जा आ रही है, उस ऊर्जा को प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके ग्लूकोज बना दिया है। यहाँ पर सन से जो लाइट आ रही है, ये लाइट आती है Hnu के फॉर्म में, Hnu, जिसको हम कहते हैं कि दीज आर फोटॉन्स। ये एनर्जी के
बंडल्स होते हैं, एक यूनिट होती है ऊर्जा की, जिसको हमने सन की ऊर्जा की यूनिट है, उसको हमने कहा कि दीज आर फोटॉन्स। तो लाइट फोटॉन्स जब यहाँ पर आते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तब प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब प्लांट के किस पार्ट में ये रिएक्शन हो रही है, तो इस प्लांट के किस पार्ट में रिएक्शन हो रही है, तो हम देखते हैं प्लांट का जितना भी ग्रीन पार्ट, प्लांट का जितना भी ग्रीन पार्ट है, वो ग्रीन पार्ट क्या हो सकता है, वो प्लांट की लीव्स हो सकती हैं। वो या तो लीव्स हैं, कुछ प्लांट में स्टेम्स भी होते हैं, कहीं पर लीव है कहीं पर स्टेम भी साथ में। वहाँ पर ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये ग्रीन पोर्शन के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, जिसको हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस। अब उस ग्रीन में ग्रीन क्या है, तो लीव्स के अंदर हमने देखा सेल है, सेल के अंदर सेल सैप है, तो वो जो ग्रीन सेल सैप है उसको हमने कहा कि दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है जो हरे रंग का, जहां पर ये रिएक्शन हो रही है। अब क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन क्या है, तो यहां पर देखा क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट, और इस पिगमेंट की वजह से लीफ का क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है और लीफ ग्रीन कलर की, और इस क्लोरोफिल में ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है। अच्छा, इस क्लोरोफिल में जो ग्रीन कलर है, उस ग्रीन कलर के पीछे भी एक लॉजिक है, एक रीजन है। वहां पर इस क्लोरोफिल के अंदर एक मेटल पाया जाता है, उस मेटल का नाम है मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम मेटल की वजह से क्लोरोफिल का रंग हरा है, और ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियां ग्रीन है, और इस ग्रीन पोर्शन के अंदर ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, ठीक, इतनी बात हो गई अपनी। अब देखते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर ये लीफ तक पहुंचा कैसे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये लीफ है, ये लीफ, और लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंची। तो लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने के लिए लीफ का जो निचला हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा जो लीफ का, वो थोड़ा सा रफ होता है, और नीचे के हिस्से में यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, रंध्र होते हैं। उस पोर का नाम है स्टोमेटा, उस पोर का नाम है स्टोमेटा। ये बना हुआ है स्टोमेटा का फोटो, ये लीफ के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। तो ये स्टोमेटा जैसे बिल्कुल अपने शरीर के अंदर नाक होती है, नाक से हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर जाती है, उसी प्रकार से ये पत्ती की एक तरीके से नाक है, ये स्टोमेटा। ये स्टोमेटा से सांस लेती है और पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर कहाँ से पहुंचा है, ये पहुंचा एयर से। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया साइड पर रिएक्शन के लिए। अब ये वाटर कैसे पहुंचा। वाटर हमको कभी भी अगर प्लांट को पानी देना है तो हम प्लांट की जड़ों में पानी डालते हैं। जब जड़ों में पानी डालते हैं तो वो जड़ें पानी सोख करके नीचे से, ज़मीन से, और लीफ तक पहुंचा देती हैं। तो यहाँ तक लीफ तक कैसे पहुंचाती हैं, तो यहाँ एक वैस्कुलर टिश्यू होता है, वैस्कुलर टिश्यू प्लांट के अंदर। और इस वैस्कुलर टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है जाइलम और दूसरा पार्ट होता है फ्लोएम। वैस्कुलर टिश्यू के दो पार्ट है। वैस्कुलर यानी संवहनी ऊतक है ये, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम करने के लिए वैस्कुलर टिश्यू के अंदर दो पार्ट है, एक जाइलम है और फ्लोएम। जाइलम से बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जाइलम से जल और फ्लोएम से फूड। जल नीचे से ऊपर जाता है, जड़ से जल सोखता है और ऊपर पत्तियों तक पहुंच जाता है। फ्लोएम से फूड, फूड पत्तियों में ऊपर बन रहा है, और चूंकि जड़ की कोशिकाओं तक सबको भोजन चाहिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए, इसलिए फ्लोएम से फूड ये ऊपर से नीचे आ जाता है। फ्लोएम से फूड जब ऊपर से नीचे आता है तो ये आता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं लगती है। इसी तरीके से जाइलम से जब जल ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो ऊपर कैसे जाएगा, क्या इस पानी को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने के लिए प्लांट को कोई ऊर्जा लगानी पड़ती है, यहाँ पर इसको भी कोई ऊर्जा लगानी नहीं पड़ती। यहाँ पर एक एक्शन होता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। और इस कैपिलरी एक्शन की वजह से यहाँ पर ये जो जल है, ये जो वाटर है, ये जड़ों से सोख करके, और जो सबसे ऊपर पत्तियां होती हैं, कई मीटर ऊपर जो पत्तियां होती हैं, वहां तक ये पहुंच जाता है। और इस प्रोसीजर में प्लांट को कोई भी ऊर्जा लगानी नहीं पड़ती, तो ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, तो ये हमने देखा कि जो फूड है वो फूड बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से, और बन रहा है यहाँ पर ग्लूकोज। ये तो एक टाइप का फूड है जो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में बन रहा है, और बाय प्रोडक्ट में यहाँ पर ऑक्सीजन बन रहा है।
और ये सारा कुछ हो रहा है प्लांट में, और प्लांट ने चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सबसे पहले इस भोजन का निर्माण किया है, फूड का निर्माण किया है, इसलिए प्लांट को हमने कहा है दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर प्रोड्यूसर्स। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या पॉइंट हमको ध्यान रखने वाले हैं। अब जैसे कि अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या लीफ के अंदर ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी, उसको एनर्जी ही नहीं मिलेगी। जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये रिएक्शन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो अगर ये कहा जाए कि प्राइमरी, ये 1 के ऊपर अगर डिग्री लगी हो तो इसको कहते हैं कि ये प्राइमरी, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इस अर्थ के ऊपर क्या है? तो प्राइमरी सोर्स है सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी तो किसी भी प्रकार का कोई फूड नहीं बनेगा। ठीक, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ इज सनलाइट। पहला ये पॉइंट हो गया जो हमको याद रखना। दूसरा, प्राइमरी फूड, जो सबसे पहला फूड इस दुनिया में बना वो क्या है? ग्लूकोज, या ये है कार्बोहाइड्रेट, ये है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। फिर प्राइमरी रिएक्शन, जो सबसे पहली अभिक्रिया इस दुनिया में होती है लिविंग बीइंग के अंदर, उस रिएक्शन का नाम है फोटोसिंथेसिस। इसके पहले तो कोई रिएक्शन हुई नहीं, उस रिएक्शन का नाम है फोटोसिंथेसिस। फिर जाइलम से पैसिव ट्रांसपोर्ट से कैपिलरी मोशन की वजह से जल नीचे से ऊपर तक गया। क्लोरोफिल का ग्रीन कलर, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट का नाम मैंने बताया, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, और उस पिगमेंट का जो कलर ग्रीन है वो किसकी वजह से? मेटल मैग्नीशियम की वजह से। और जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड वो लीफ के अंदर पहुंची, वो किसकी वजह से पहुंची? वो स्टोमेटा से पहुंची वहां पर। तो ये इतने पॉइंट हैं जो हमको पिछली स्लाइड में याद रखने हैं। अब देखते हैं जो फूड ये बना, अब ये फूड कंज्यूम हुआ। अब इस प्रोड्यूसर ने जो फूड बनाया, इस प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने फूड इसको खा लिया। अब जब कंज्यूमर ने खा लिया तो उसकी बॉडी के अंदर भी एक रिएक्शन हो रही है, उस फूड का वहाँ डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन के बाद उस फूड का कंबशन हुआ, और उस फूड से उसने एनर्जी प्राप्त करी, ऊर्जा प्राप्त करी। अब उसने ऊर्जा कैसे प्राप्त करी, उसकी रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए ये है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को किसी एनिमल ने खा लिया, खाने के बाद ये एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब होने के बाद उसकी कोशिका तक पहुंच गया। जब उसकी कोशिका तक पहुंच गया तो हम साथ में सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हम सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। वो ऑक्सीजन हमारी फेफड़े के अंदर जाता है, और फेफड़े से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक एक कोशिका के अंदर। अब जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया और यहाँ पर ये ग्लूकोज पहुंच गया, ग्लूकोज हमने खा करके वहाँ पहुँचा दिया, और ऑक्सीजन हमने सांस के माध्यम से ले करके और उसको पहुँचा दिया कोशिका तक। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन। तो ये ग्लूकोज इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या हो जाता है? यहाँ पर उसका कंबशन हो जाता है, वो जल जाता है, वो बर्न हो जाता है। एक टाइप की बर्निंग रिएक्शन कहते हैं ना, जब लोग एक्सरसाइज करते हैं तो कहते हैं कि हम कैलोरी बर्न करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली ये ग्लूकोज बर्न हो जाता है। और जब बर्निंग होगी तो क्या होगा? ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? ऊर्जा मिलती है, किसी भी चीज़ के जलने पर ऊर्जा मिलती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को करने के लिए ऊर्जा देनी नहीं है, इस रिएक्शन की वजह से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिली और साथ में ग्लूकोज जल करके किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और वाटर में कन्वर्ट हो गया, और साथ में यहाँ पर क्या मिली? ऊर्जा मिली। अब इस ऊर्जा का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। अब इस ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम लोग कई बार इसको हमने याद कर लिया है कि एक ग्लूकोज के टूटने से 38 ATP बनते हैं। ग्लूकोज से ATP नहीं बनता है। यहाँ पर ATP कैसे बनता है? ये है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से बनता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और फिर इससे बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन है, एडिनोसिन एक न्यूक्लिक बेस है। एडिनोसिन के साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ तो उसको हम कहते हैं मोनोफॉस्फेट। अगर उसके साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं तो उसको हम कहते हैं ये डाइफॉस्फेट। और उसके बाद अगर उसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप लग जाते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो उसको हम कहते हैं ये ट्राइफॉस्फेट है। तो डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इस ग्लूकोज के जलने से जो ऊर्जा मिल रही है उसको बॉडी कंज्यूम कर लेती है, और वो कंज्यूम करके वो ADP को ATP में कन्वर्ट कर लेती है। और ये ATP, जैसे कि हम लोग काम करते हैं कहीं पर, हाँ, कोई जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, और नौकरी उसने 1 महीने तक काम किया, और 1 महीने काम करने के बाद उसको क्या मिल गई? उसके बदले में उसको तनख्वाह मिल गई। तो जब उसको तनख्वाह मिली तो तनख्वाह उसको मिली इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, उसको कुछ करेंसी मिली,
और वो करेंसी उसने रख ली। 1 महीने उसने जो काम किया था, मेहनत किया था, उसके बदले में उसको कुछ करेंसी मिल गई और वो करेंसी उसने अपने पास रख ली पॉकेट में। अब उसको जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो वो क्या करेगा, उस करेंसी को खर्च करेगा और अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेगा। ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही है। ग्लूकोज को एनिमल ने खाया, खाने के बाद उसको जलाया और जलाने के बाद जो ऊर्जा निकली यहाँ पर, उस ऊर्जा को उसने एटीपी के रूप में यहाँ पर कंजर्व कर लिया। एटीपी के रूप में यहाँ पर कंजर्व कर लिया। इसलिए एटीपी को कहते हैं कि हमारी बॉडी की क्या है, ये करेंसी है, एक करेंसी ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी की करेंसी है या ये एनर्जी की यूनिट भी है। इसी को हम कहते हैं कि दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। और इस एटीपी को कंज्यूम करके और कंजर्व करके वहाँ पर रख लिया। अब जब भी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी तो ये एटीपी वापस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एटीपी में। ये एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में और यहाँ पर वापस जो ऊर्जा मिलेगी उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम कर लेंगे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पर बर्न होता है तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर उस ऊर्जा को कंज्यूम करके कंजर्व कर लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई। अच्छा, ये सारा काम हमारा हो रहा है सेल के अंदर। सेल जैसे मैंने आपको बताया, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिल्स हैं। तो यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनिल होता है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारी रिएक्शन कहाँ हो रही है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर हो रही है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन क्या रहा है, एनर्जी बन रही है, एनर्जी की करेंसी बन रही है, एनर्जी की यूनिट बन रही है, यानी यहाँ पर पावर जनरेट हो रहा है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कहा है कि दिस इज पावर हाउस, दिस इज पावर हाउस ऑफ सेल। ये हमारी कोशिका का क्या है, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पावर हाउस, इसको पावर हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। अब अभी हमने ये बात नहीं करी कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। अब इस रिएक्शन का नाम क्या है, ग्लूकोज यहाँ पर बर्न हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग से यहाँ पर ऊर्जा मिली। इस रिएक्शन का नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, हवा की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए रेस्पिरेशन है। बट ये रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए हमने इसको कहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो फोटोसिंथेसिस में हुआ उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हो गया। फोटोसिंथेसिस करी थी प्रोड्यूसर्स ने और यहाँ पर एनिमल्स ने, कंज्यूमर्स ने क्या किया, सेलुलर रेस्पिरेशन, और उस फूड को वापस उन्होंने एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ एक दो बातें और देखने वाली हैं। अब ये ग्लूकोज कोशिका तक कैसे पहुँचा, ग्लूकोज खाया, खाने के बाद उसको पचाया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ और ब्लड के माध्यम से पहुँच गया। अब ये ऑक्सीजन कैसे पहुँचा कोशिका के अंदर। ऑक्सीजन तो हमने सांस में लिया था, सांस लेने के बाद ये फेफड़े में गया। फेफड़े में जाने के बाद हमारी ब्लड के अंदर एक पिगमेंट, उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन, HB। ये होता है किसके अंदर, ये आरबीसीज के अंदर पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन के अंदर भी एक मेटल है, जिस मेटल की वजह से हीमोग्लोबिन का कलर कैसा है, रेड है, और उस मेटल का नाम है आयरन। तो हीमोग्लोबिन के कोर में एक आयरन मेटल है। ये आयरन मेटल क्या करता है, ये इस ऑक्सीजन को पकड़ता है। जो ऑक्सीजन कहाँ पर गई, लंग्स के अंदर गई है, फेफड़ों में गई है, और इस ऑक्सीजन को पकड़ करके और ये ब्लड के सहारे इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। और जब ये ऑक्सीजन को ले जा रहा होता है तब इस ब्लड को कहते हैं कि ये शुद्ध रक्त है या ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इसको ले जाने का काम कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन। इसलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का कैरियर भी कहा जाता है। ये ऑक्सीजन का कैरियर है, ऑक्सीजन को ले जाने वाला, ये एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाने वाला। अच्छा, ऑक्सीजन को तो हीमोग्लोबिन लेकर चला गया आयरन के मदद से, और इसने जाकर के कोशिका में ऑक्सीजन को छोड़ दिया। अब ऑक्सीजन के बर्न होने के बाद यहाँ पर बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से निकल करके वापस कहाँ आना है, लंग्स तक आना, और लंग्स तक आकर के फिर हम इसको एक्सहेल कर देंगे, इसको हम बाहर निकाल देंगे। हमने इनहेल किया था तो ऑक्सीजन अंदर लिया था, अब हम एक्सहेल करेंगे तो इसको बाहर निकाल देंगे। तो अब कोशिका में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक कौन लेकर आया, अब ये हीमोग्लोबिन भाई साहब है। ये हीमोग्लोबिन ने कहा कि मेरा काम ऑक्सीजन को लेकर के जाना है, मैं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर नहीं आऊँगा, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड को वापस नहीं लाना। ये खाली हाथ चले जाते हैं बट उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को ये वापस नहीं लाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि हमारे ब्लड के अंदर 90% प्लाज्मा है और प्लाज्मा का 95% वाटर है, तो हमारे ब्लड में बहुत सारा क्या है, वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो डिजॉल्व हो जाती है और इस वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर के वो बना लेती है
H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड। और चूंकि वाटर एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, एक बहुत अच्छा डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका, इसलिए ये टूट जाता है और ये इन द फॉर्म ऑफ H+ एंड HCO3-, ये कार्बोनेट आयन, ये कार्बोनेट आयन के रूप में आकर के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। और वो प्लाज्मा जैसे ही लंग्स में आता है, ये कार्बोनेट आयन यहाँ से रिलीज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। हम लोग कई बार जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोई भी ऐसा ड्रिंक जब हम लोग पीते हैं जिसके अंदर से बबल्स निकलते हैं, तो उस ड्रिंक के अंदर किसको डिसॉल्व किया गया है? उस ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया गया और वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट आयन के रूप में ही उसमें डिसॉल्व है। इसलिए हम कहते हैं कि उन सारे ड्रिंक्स को हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के नाम से जानते हैं। कौन सी ड्रिंक्स होती है? कार्बोनेटेड। तो हमारा प्लाज्मा भी कार्बोनेटेड हो जाता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज करते हैं। ये हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसको हमें बाहर निकालना और इसको हम लंग से बाहर निकाल देते हैं। तो ये एकदम ध्यान रखने वाली बात है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर है, लेकिन हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का कैरियर नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड के रूप में या कार्बोनेट आयन के रूप में प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के लंग्स तक आता है और ये फिर यहाँ से लंग्स इसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देता है। तो ये हो गया जो एनिमल के अंदर। ये कंज्यूमर्स के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, ये है कंज्यूमर्स के अंदर जो रिएक्शन हो रही है। हमने देखा प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या रिएक्शन हो रही थी, फोटोसिंथेसिस। फिर हमने देखा कंज्यूमर्स के अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इस स्लाइड में जो याद रखने वाली बातें हैं वो सबसे पहले तो इस रिएक्शन का नाम हमको याद रखना है, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कहाँ पर हो रही है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या कहा है? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा है दिस इज पावर हाउस ऑफ सेल। ए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बर्न होने से 38 ADP कन्वर्ट हो जाते हैं 38 ATP के अंदर। और ये ATP क्या है? हमारी बॉडी की एनर्जी की करेंसी है या एनर्जी की यूनिट है, ATP। इसको हमने कहा दिस इज एनर्जी करेंसी और यूनिट ऑफ एनर्जी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर है और हीमोग्लोबिन का जो रेड कलर है वो रेड कलर है उसके अंदर आयरन की वजह से। और ये आयरन ही ऑक्सीजन को पकड़ता है और बॉडी की एक एक कोशिका तक लेकर के जाता है। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी अगर बॉडी के अंदर हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में खून की कमी हो गई, रक्ताल्पता हो जाती है। उसको इंग्लिश में एनीमिया के नाम से जानते हैं। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को एनीमिया के नाम से जानते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है कि ये डिसॉल्व होती है प्लाज्मा में इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन। और ये कार्बोनेट आयन के रूप में डिसॉल्व होकर के प्लाज्मा में और फिर लंग्स तक आती है जहां से हम इसको एक्सहेल कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है कि फूड, प्राइमरी फूड कैसे बना और उस प्राइमरी फूड का कंज्यूमर के अंदर कंजम्पशन कैसे हुआ और ATP जो एनर्जी की करेंसी है वो कैसे बनी। अब हम फूड देखते हैं। अब हम अगर इसकी एडवांस केमिस्ट्री में जाएंगे तो हम फूड देखते हैं और फूड के कितने पार्ट्स हैं वो देखते हैं। तो फूड के पार्ट्स और इन फूड के जो भी पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को हम एक एक लेक्चर में अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फूड के पार्ट में नंबर सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट। हमने देखा कार्बोहाइड्रेट कैसे बना है प्लांट की कोशिका के अंदर। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो प्राइमरी रोल हमारी बॉडी के अंदर है वो है एनर्जी के लिए। ये हमारी बॉडी को क्या देता है? डायरेक्ट एनर्जी देता है सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर पर हमारे फूड में जो दूसरा बायोमोलिक्यूल, ये दीज ऑल आर बायोमोलिक्यूल्स, इन्हीं को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल सिस्टम में जनरेट हो रहे हैं बड़े मॉलिक्यूल और इनसे हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसी से हमको एनर्जी मिल रही है और इससे बॉडी में ग्रोथ हो रही है, इसलिए हमने इनको कहा है बायोमोलिक्यूल। तो पहला बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट जिससे हमको एनर्जी मिलती है। दूसरा बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन। ये प्रोटीन और जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं ये सब पॉलीमर्स हैं। ये एक एक यूनिट को मिला करके और मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल बन गए हैं। प्रोटीन ये बनता है अमाइनो एसिड से, एक एक अमाइनो एसिड मिल करके और लंबी चेन बनाता है, उसी से प्रोटीन बनती है। प्रोटीन से हमारी मसल्स बनती हैं, मसल्स बनती हैं, इसलिए प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पर है फैट और ऑयल। ये फैट और ऑयल हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट था, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी फैट एंड ऑयल है। और फैट एंड ऑयल से जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, फैट हमारी बॉडी के जो स्किन है, स्किन के नीचे डिपॉजिट होकर के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है और बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर डिपॉजिट होकर ये उन पार्ट्स के प्रोटेक्शन भी करता है, फैट एंड ऑयल। इसके बाद DNA और RNA है। DNA का काम है
हमारी कोशिका का केंद्रक बनाना, हमारा जेनेटिक मटेरियल बनाना जो कि पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। आरएनए ये पाया जाता है राइबोसोम्स के अंदर, और आरएनए का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। फिर इसी तरीके से विटामिन है, ये विटामिन अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं और ये ज़्यादातर कैटलिस्ट की तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए। फिर मिनरल्स और सॉल्ट्स हैं, बहुत सारे माइक्रो मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम मिनरल्स के नाम से जाते हैं। ये हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके कंस्टिट्यूशन में और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर। जैसे मैंने पहले भी बताया, वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट्स इन दिस वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है हमारी बॉडी में, और फिर ये एक अच्छा मीडियम है, ये बहुत अच्छा मीडियम है। तो हमारी बॉडी में इज मोर देन 70% पार्ट इज वाटर, और ये वाटर हमारी बॉडी का मीडियम है, और इस मीडियम का काम हमारी बॉडी को सिंक्रोनाइज करना है, ऑर्गन्स को सिंक्रोनाइज करना है, एनर्जी को सिंक्रोनाइज करना है एक दूसरे के साथ। वाटर, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, प्योर वाटर से एंड प्लेन वाटर से आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्लेन वाटर से नहीं मिलती। ये हमारी बॉडी में मीडियम का काम करता है। उम्मीद है इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिली होंगी जो आपके समझ में आई होंगी और आपको शायद अच्छा लगा हो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको आगे सर्कुलेट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर इसमें किसी प्रकार की आपको कोई कमी महसूस हुई तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके और आगे आने वाले लेक्चर्स को और अच्छे स्तर पर बनाया जा सके। अगले लेक्चर तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।